तो हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। हमारे साथ मोहन गुरुस्वामी जी हैं, सेंटर फॉर पॉलिसी ऑल्टरनेटिव्स, प्रोफेसर स्वर्ण सिंह हैं, कूटनीतिक जानकार जेएनयू, सिद्धार्थ वरदराजन साहब हैं, सामरिक मामलों के जानकार, सुशांत सरीन है, सुरक्षा विशेषज्ञ। सिद्धार्थ, मैं एक जल्दी से टिप्पणी चाहता हूं कि नई दिल्ली का कुछ भी नहीं है आज अहमदाबाद में, और जो समझौते हुए हैं उसमें गुजरात और चीन का प्रांत है, दो प्रांतों के बीच में इस तरह के समझौता हुआ है। क्या ये वाकई में नया राजनयिक शिफ्ट है या ऐसा पहले भी हो चुका है? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक तो एक तरह से एक नई परंपरा कायम की गई है पिछले 3-4 साल में कि जब कोई भी विदेश से जो बड़े जो राष्ट्रपति जैसे ओबामा आए या क्लिंटन के जमाने में भी, ये अब एक तरह से आम हो गया कि दिल्ली से पहले किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे प्रांत जैसे पहले कौन आया था दिल्ली? जैसे ओबामा बम्बे गए पहले। अच्छा। तो इसमें इस तरह से कोई नई बात नहीं। मोदी साहब भी आपको याद होगा कि क्योटो गए पहले। तो मुझे लगता है कि दुनिया भर में जो डिप्लोमेसी का जो प्रैक्टिस हो रहा है, ये एक नया एक चैप्टर खुल रहा है, वैसे मतलब खुल चुका है पिछले 3-4 साल से। और शी जिनपिंग का अहमदाबाद आना इस तरह से कोई अपने में बहुत नई बात नहीं, बड़ी बात नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि एक प्रांतीय लेवल पे, सूबे के लेवल पे जो समझौते आज साइन हुए और अहमदाबाद में उसका आना, खासतौर पे आज मोदी साहब का जन्मदिवस भी है, तो चाइनीज अपने तरीके से एक पर्सनल रिश्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जाहिर है कि चाइनीज जो लीडरशिप है काफी एक औपचारिक उनका एक रूप होता है, ज्यादा हंसते खेलते नजर नहीं आते जिस तरह से और देशों के जो लीडर्स हैं। मोदी साहब भी जापान में आपको ढोल बजाते नजर आए। तो लेकिन यहाँ मोदी जी ने काफी कसरत कराई है, झूला पे झुलाया है। नहीं, बिल्कुल, वो तो किया है, लेकिन आमतौर पर चाइनीज लीडरशिप जो है वो गंभीर मतलब उनका एक रुख गंभीर रहता है, लेकिन उस मतलब जो सीमा तय किया है चाइनीज लीडरशिप ने अपने आउटवर्ड बिहेवियर का, उसके अंतर्गत अहमदाबाद जाना, मोदी के साथ वहां पे मिलना, ये एक मैसेज भेजना चाहते हैं कि भाई हम एक पर्सनल रिश्ता आपके साथ कायम करना चाहते हैं। तो अपने में ये सिग्निफिकेंट है कि मोदी के साथ एज अ वन टू वन लीडरशिप का जो रिश्ता है, ये एक मैसेज शी जिनपिंग साहब भेजना चाहते हैं। लेकिन जब मैं आपका लेख पढ़ रहा था तो उसमें एक बात है कि भारत अक्सर चीन को लेकर उलझा रहता है, लेकिन चीन को साफ साफ पता होता है कि उसे किसके साथ क्या करना है। जी, ऐसा क्यों कहा आपने? नहीं, देखिए, चाइनीज पॉलिसी में मुझे कॉन्फिडेंस नजर आता है। मतलब वो एक तरह से अच्छी तरह से समझते हैं कि भाई अगर कहीं पे जा रहे हैं या एक रिश्ता वो बना रहे हैं, तो उस रिश्ते में से निकालना क्या है वो अच्छी तरह से चाइनीज समझते हैं। हमारे यहाँ क्या है कि कुछ मुल्कों के साथ ये सीधे तौर पे हम जानते हैं इसको, लेकिन जब चाइना का सवाल आता है तो एक एंजाइटी, एक जो है असमंजस पैदा होती है लोगों में, एक डर सा एक माहौल है, एक खौफ सा मंजर हम लोग इमेजिन करते हैं कि चाइना इतना बड़ा मुल्क है, हर एक छोटी छोटी चीज को हम बहुत जो है एक उसको एक ऐसी शक्ल दे देते हैं कि भाई चाइना हमको खा जाएगा। तो ये जो है एक फियर साइकोसिस जो हमने पिछले, मुझे लगता है कि 62 के जंग के बाद ये जो फियर साइकोसिस है पूरी तरह से हटा नहीं है। पर अगर आप उपभोक्ता सामानों को देखें, गांव में मैंने अपने गांव में देखा कि अब लालटेन की जगह डीजी लाइट लगाते हैं, 10 रुपए 20 रुपए की लगा के रात में अंधेरे में। अब तो खैर मेरे गांव में भी बिजली आ गई। तो उपभोक्ता सामानों में या खपत में आम लोगों में चीन के उत्पादों के प्रति विश्वसनीयता है, उस पर 62 के युद्ध या उसके सामरिक शक्ति होने की छाया नहीं है। नहीं, मैं ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूं। मतलब आम आदमी को किफायती प्रोडक्ट्स चाहिए, वो खरीदता है, लेकिन ये भी समझता है कि अगर मैं बल्ब खरीद रहा हूं चाइनीज वाला तो सस्ता होगा लेकिन इतना टिकाऊ नहीं होगा, लेकिन अपनी हैसियत से लोग खरीदते हैं उसको। लोग चाइना को एज ए ट्रेडिंग पार्टनर अच्छी तरह से जानते हैं, डील करते हैं। लेकिन जब एक जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं, कूटनीति की बात करते हैं, मिलिट्री मैटर्स की बात करते हैं, तब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के अंदर एक डर सा एक माहौल पैदा होता है कि क्या हम वाकई में चाइना की बराबरी कर सकते हैं। अगर चाइना कुछ कदम उठा रहा है तो कहीं ऐसा ना हो कि हम कमजोर पड़ जाएं, हम डिसएडवांटेज में ना पड़ जाए। जैसे आप देखिए कि चाइना के जो रिश्ते हैं हमारे नेबर्स के साथ, नेपाल के साथ, श्रीलंका के साथ, हमको डर रहता है कि भाई वहां जाके चाइना अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो हिंदुस्तान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। ठीक है। सुशांत, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर जो लद्दाख की सीमा के पास जो कुछ भी हो रहा है, ऐसी ही हरकत अगर पाकिस्तान के साथ हो रही होती
और पाकिस्तान का कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री भारत आने वाला होता तो एक अलग तरह से उसके खिलाफ राजनीतिक सक्रियता नजर आती। लेकिन क्या ये अच्छी बात नहीं है? हालांकि सोशल मीडिया पे लोग पूछ रहे हैं कि आलोचना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि क्या ये अच्छी बात नहीं है कि हम उस हकीकत को स्वीकार करते हुए भी प्रधानमंत्री एक संकेत दे रहे हैं कि वो आगे जा सकते हैं, वो विवाद वहां रहेंगे, लेकिन हम उन विवादों की गिरफ्त में भी हमेशा नहीं पड़े रहेंगे। ये अच्छी बात नहीं है आपके लिहाज से? देखिए, एक तो पाकिस्तान और चीन की तुलना करना बॉर्डर के मामले पे मेरे ख्याल ये मुनासिब नहीं है। अच्छा। क्योंकि चीन से ना तो यहाँ पर दहशतगर्द आते हैं, ना भारत में दहशतगर्द फैलाई जाती है, और ना ही वहां पर बॉर्डर पे उस तरह की हरकतें होती हैं जो चीन के जो पाकिस्तान के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल है और जो चीन के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। पर सिद्धार्थ ने कहा कि जैसे हम चीन से यूं ही डरते हैं, खौफ खाते हैं बहुत ज्यादा। नहीं, मेरे ख्याल ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग शायद सतर्क ज्यादा हैं, क्योंकि अगर जो पावर बैलेंस है अगर उसको देखा जाए तो चीन हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर मुल्क है। तो थोड़ा सा हमारे को सतर्क रहने की ज्यादा जरूरत है। पाकिस्तान से शायद जो पावर बैलेंस है वो हमारे फेवर में है, तो उस तरह का आपको कॉशियस होने की उतनी जरूरत नहीं रहती जितनी आपको शायद चीन से रहती है। और इसलिए हिसाब से थोड़ा सा आपको खतरा भी ज्यादा महसूस होता है, क्योंकि जिस तरह की फोर्सेस चीन की बॉर्डर पे हैं भारत के खिलाफ, उससे ऑब्वियसली आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। तो उसमें खौफ खाने की बात नहीं है, उसमें सतर्क रहने की बात है और ये देखने की बात है कि कोई इस तरह की हरकत ना हो जिसकी फिर हमारे को खामियाजा भरना पड़े। दूसरी चीज ये है कि ये जरूर है कि वहां पर इस तरह की हरकतें होती हैं, लेकिन अगर आज के इंडियन एक्सप्रेस की अगर आप स्टोरी देखें फ्रंट पेज की, उसमें काफी वाज़ेह तरीके से ये भी लिखा हुआ है कि पिछले कुछ दिनों से भारत की जो सेना है उसकी भी काफी एग्रेसिव पेट्रोलिंग है और वो चीन को रोक भी रहे हैं। और इस तरह प्रॉब्लम इसके साथ सिर्फ ये है कि अभी तक कई दशकों से इस तरह की कोई गोलीबारी नहीं हुई वहां पर, लेकिन ये एक्सीडेंट प्रोन रिलेशनशिप रहता है। इसमें शायद चीनी थोड़े प्रोब करने की भी कोशिश करते हैं कि भारत को कहां तक धकेला जा सकता है, जो एक लिहाज से अगर देखा जाए तो हमारे को बुरा तो जरूर लगता है, लेकिन मुल्क अक्सर एक दूसरे के साथ इस तरह की हरकतें करते हैं। लेकिन एक चीज जहां पर मैं सिद्धार्थ से डिसएग्री करूंगा वो ये है कि हम लोग शायद चीनियों को कोई बहुत ही ज्यादा समझदार और उनको पता नहीं एक दूसरे पहराए में रखते हैं, शायद इतना भी नहीं है। क्योंकि अगर देखा जाए जहां पर भी एक तानाशाही हुकूमत होती है तो वहां पर एक तरह का यूनिटी ऑफ पर्पस भी बड़े आराम से हो जाता है। भारत की जिस तरह की राजनीति है, जितने राजनीतिक दल है और जितनी विविधता है यहाँ पर, वहां पर ये एक्सपेक्ट करना कि सारे के सारे एक ही पेज पे एकदम आ जाएंगे, शायद ये नहीं होगा भारत में। भारत और चीन के अलग अलग सिस्टम्स हैं, तो उनको लेकर के चलना चाहिए। बाकी अगर चीन इतने ही समझदार होते तो जब से ये डेंग जियाओपिंग ने अपनी नई आर्थिक पॉलिसी निकाली, उससे पहले भी चीन काफी तरक्की कर चुका होता, जो उन्होंने नहीं की थी। तो मेरे ख्याल इसको थोड़ा सा हम उसको असल में दिक्कत है कि उनके यहाँ से एफआईआर आए, उनसे बहुत ज्यादा ओवरऑल होने की हमारे यहाँ से कोई गया नहीं लगता है कि उस तरह से हमने चीन को बेहतर तरीके से डॉक्यूमेंट नहीं किया है। जिस तरह से चीन का सामान हम खाते हैं, पता नहीं हमने उसको किया है कि नहीं किया है। लेकिन नरेंद्र मोदी बार बार जो बौद्ध धर्म के प्रतीकों को उभार रहे हैं, उस पर बाद में बात करेंगे। गुरुस्वामी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि चीन की अर्थव्यवस्था बहुत बेहतर स्थिति में नहीं है। 135 CEO लेकर आए हैं और $100 बिलियन के निवेश की बात कर रहे हैं, जो जापान से भी बहुत ज्यादा है। इस वक्त जो उसकी अर्थव्यवस्था का 20% है वो रियलिटी सेक्टर से आता है। मैं अखबारों में पढ़ रहा था, वो अभी ठहराव के दौर से गुजर रहा है और बहुत ही खराब स्थिति में है। चीन ने भी 10% के GDP वाला ख्वाब छोड़ दिया है, बल्कि वो कई बार कहता है कि अब ये GDP की बात ही ना की जाए, एक तरह से विकास किया जाए, ये 7, 10, 5 वाला परसेंटेज छोड़ दिया जाए। ऐसी स्थिति में क्या ये दो अर्थव्यवस्थाएं इसलिए मिल रही हैं कि दोनों कमजोरी के दौर से गुजर रही हैं कि मिल के कुछ किया जा सकता है? देखिए, चीन की कठिनाई जो है कुछ अलग ही कठिनाई है। चीन का ये है कि उनके पास $4 ट्रिलियन है जो विदेशी बैंक में पड़ा हुआ है, अमेरिका में और यूरोप में,
जहाँ पे उनको कोई सूद नहीं मिलता या 1% ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है, और वो डॉलर की दाम जो है डिवैल्यूएशन 4% हो रहा है हर साल, तो 25 साल में वो डॉलर ज़ीरो हो जाएगा अगर वहाँ पड़ा रहे। तो उनको बाहर निकालना है पैसा और पूंजी निवेश करना है, क्योंकि जैसा एक आदमी उम्र बढ़ता है तो वो सेविंग्स पे निर्भर हो जाता है, कि सेविंग्स पे रिटर्न पे निर्भर हो जाता है। तो चीन को भी वो एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में जा रहा है। चीन में आज जो है पॉपुलेशन स्टेबिलिटी आ गई है, तो उसके मतलब उसके एवरेज इंडिविजुअल सिटीजन की एज बढ़ रही है। तो हम जो कहते हैं डिपेंडेंसी रेशो वो बढ़ रहा है, तो उनको निवेश करने की बहुत ज़रूरत है, आवश्यकता है कि जो, और उनकी इन्वेस्टमेंट पे वो रिटर्न चाहते हैं ताकि वो पैसा वो वापस चीन चला जाए। तो भारत एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक डेमोग्राफिक पुश है, एक मिडिल क्लास उभरने वाला। डेमोग्राफी की क्या कोई कमी है? वो तो नहीं हमसे नहीं, ज्यादा डेमोग्राफी है। आबादी की बात नहीं, जो ग्रोथ की शक्ति है, अगर लोग उम्र बढ़ जाती है, अगर आप पर तो डिमांड तो हमारे यहाँ भी नहीं है। मांग नहीं की नहीं नहीं, ये क्षमता जो गलत है है, आपका नहीं तो है। कहना है। आप अगर आप 55-60 साल के व्यक्ति हो तो आप कुछ खरीदेंगे नहीं, क्योंकि आपकी लाइफ टाइम खत्म हो गई, आप सिर्फ अपने नहीं खरीदेंगे, सेविंग्स पे रहेंगे। बूढ़ा हो रहा है, उसी तरह एक देश का भी वही स्थिति है, जो अगर जवान देश है वो कंज्यूम कर रहा है, वो प्रोड्यूस कर रहा है, वो सेव कर रहा है। तो ये ट्रांजिशन चीन की खत्म हो रही है लगभग, तो इसीलिए उसकी आबादी 1.3 ट्रिलियन 1.3 बिलियन आबादी तक पहुंच रहे हैं। हम उसके आबादी पहुंचेंगे, उसको पार करेंगे, क्योंकि हमारी जो ठीक है, जो यूथ कोहॉर्ट जो कहते हैं ना, वो 2050 50 60 तक बढ़ते रहेगी। और जो मिडिल क्लास एक्सपेंशन जो होने वाली है, 990 करोड़ की एक्सपेंशन होने वाला है अगली 40 साल में। तो यहाँ पे मार्केट जो है ना सिर्फ चीन के लिए, बस दुनिया के लिए ये अच्छी जगह है निवेश के लिए और मार्केट के लिए। इसलिए भी जापान देगा, जापान में तो कोई जीडीपी ग्रोथ नहीं हुआ पिछले 20 साल से, तो ज्यादा से 1% हो जाता तो बहुत खुश हो जाते वो लोग। तो उनके पास भी $1 ट्रिलियन पड़ा हुआ है, तो उनको भी ये आवश्यकता है। तो एक भारत ऐसी एक जगह है जहां पे हमने हर ऋण को चुकाया है और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की जगह है। और जो सॉवरेन फंड जो कहते हैं, ये प्राइवेट फंड्स नहीं, अमेरिका के पास जो है उनकी कंपनियों के पास प्राइवेट फंड्स हैं जो 10 साल के लिए 5 साल के लिए आते जाते हैं। पर चीन के पास जो है, जापान के पास जो है सॉवरेन फंड्स है, ताकि वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, 30-40 साल यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए उनको भी इंटरेस्ट है, हमको भी ये जो इन्वेस्टमेंट चाहिए। हमारी देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर जीडीपी रेशो घटते जा रहा है, तो हमको भी इन्वेस्टमेंट चाहिए, पैसा चाहिए उनको। पैसा चाहिए। तो उनके पास पैसा है, हमारे पास जगह है। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी, अभी जो मैरीटाइम ट्रेड रोड, सिल्क रोड की बात हो रही है, और चीन भारत आने से पहले श्रीलंका भी गया था, मालदीव भी गया था, और वहाँ पे बंदरगाह बना रहा है अपने रूट को सिक्योर करने के लिए, ताकि शायद उसके सामानों की आवाजाही में किसी प्रकार की रुकावट ना आए। वो अपनी सिद्धार्थ जिस तरह से कह रहे थे कि वो अपने लक्ष्य में इतना स्पष्ट है कि उसे क्या करना है। अगर आर्थिक चीज़ों को गतिविधि प्रदान करनी है तो एक सामरिक नीति बनाता है, उसको मिक्स करता है। क्या हमारे पास ये मौका है कि हम उस पर सवार हो जाएं, या उसे शक की दृष्टि से देखकर उसके सामने चुनौती बनाने की दिशा में निकल जाएं? ये विश्वास क्या हम जल्दी बना सकते हैं, जिस तरह से आज नरेंद्र मोदी ने साबरमती के तट पर प्रदर्शन किया? देखिए, उसमें ऑप्शंस इतने आसान भी नहीं हैं। सबसे पहले तो बात ये, जो उनकी नीति हमें बहुत साफ नजर आती है, उसके कम से कम 2 साफ कारण हैं। एक तो ढांचा सरकार का ऐसा है कि एक बात को एक व्यक्ति कहता है, उसका कोई दूसरा इंटरप्रिटेशन आपको मिलेगा नहीं। ये बताते हुए आप हमारे दर्शकों को जरूर जागरूक करें कि वहां लोकतांत्रिकता की कितनी घोर कमी है, आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी कितनी कम है, प्रेस फ्रीडम में भारत से भी खराब है। मतलब भारत भी खराब है, रिपोर्टर्स, बॉर्डर्स विदाउट रिपोर्टर, और चीन भी खराब है। तो ये लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले जागरूक नागरिकों को भी आप थोड़ा सा ये बता दें। वो अलग शायद मुद्दा है बहस का कि हमारे यहाँ लोकतंत्र और वहाँ के लोकतंत्र में क्या फर्क है। हम इस निष्कर्ष में ना पहुंच जाएं कि वहाँ लोकतंत्र नहीं है, एक नेता है इसीलिए उसकी प्रगति बेमिसाल है, और जिन देशों में बहुत लोकतंत्र की बहुत सारे खूबियां रही हैं उन्होंने कभी प्रगति नहीं की। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक पार्टी का एक नेता, एक व्यू है, और उसमें जितने भी फैक्शंस हैं या अलग दूसरी तरह के विचार हैं, वो ज्यादातर सामने नहीं आते। उनकी परंपरा ऐसी है। हाल ही में कुछ फैक्शनलिज्म पे बाहर खबरें छपी हैं और हुआ ऐसा, पर एक पूरा माहौल पारंपरिक तौर पे ऐसा है कि उनका एक व्यू बना रहता है और उसके दूसरे व्यू सामने नहीं आते होने के बावजूद। और दूसरा ये, उसके साथ ये समझना जरूरी है कि
ऑर्केस्ट्रेशन जो है उनकी सिविलाइजेशनल एक आर्ट है। ऐसा कहा जाए कि हमारे प्रधानमंत्री ने एक तरह से उन्हीं की भाषा में उनका स्वागत किया है। मोदी साहब को भी हम कहते हैं कि इवेंट मैनेजमेंट में वो बहुत उनका काबिलियत है उस मामले में। तो चीनी लोग ऑर्केस्ट्रेशन में बहुत हमसे आगे हैं, और उसी तरह से हमें उनको समझने की जरूरत है कि जो एक व्यू आपको नजर आता है वो जरूरी नहीं कि एक ही व्यू है। उनमें लूप होल्स कहाँ हैं, दूसरे व्यूज कहाँ हैं, दूसरे घटक कौन से हैं जिनको एंगेज किया जा सकता है, ये जानना हमारे लिए जरूरी है। तो अभी शी जिनपिंग, जैसे आपने कहा कि वो सिल्क रोड नेटवर्क बनाना चाहते हैं समुद्री मार्ग के जरिए, वो लैंड पर भी हो पूरा जो भारत उसे संभावना की नजर से देख रहा है या भारत को कुछ शक हो रहा है? नहीं, भारत उसका हिस्सा है। आप इतिहास में जाएं तो सिल्क रूट नेटवर्क जो है वो भारत के बहुत शहरों से जुड़ा हुआ था। तो ये केवल चीन का है, उसको मानना भी अपने आप में गलत होगा। चीन उसका प्रोपोगेटर है एक तरह से, उसको वो आगे बढ़ाना चाहता है और उसका इस्तेमाल करके पूरे एशिया में अपना अच्छे नेटवर्क बनाना चाहता है, जिससे वो बेसिकली अच्छा व्यापार कर सके। हमारे यहाँ आप देखें कि पिछले बार जब उनके प्रधानमंत्री आए थे ली केशियांग, तो सितंबर में ज्वाइंट स्टेटमेंट में हमने लिखा कि दोनों देश BCIM इकोनॉमिक कॉरिडोर की तरफ बढ़ना चाहते हैं आगे। तो वो लैंड का हिस्सा है। बांग्लादेश, चाइना, इंडोनेशिया, इंडिया, म्यांमार। इसके बारे में कहा जाता है कि ये अगर ऐसा हो, मतलब अपने दर्शकों को बता दें, तो पूर्वोत्तर के राज्यों में काफी मतलब विकास हो सकता है। एक हद तक एक मुद्दे पर तो हम बढ़त ले ही चुके हैं। अब मैरीटाइम सिल्क रूट की बात है जो हाल ही में, उसमें पीछे जाने या शक की नजर से देखने की जरूरत नहीं है। उसमें हम जुड़ना चाहेंगे और जुड़ना जरूरी भी है, पर ऐसा नहीं कि उसको हम बैंड वैगनिंग कह दें। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सिल्क रूट नेटवर्क में भारत भी हिस्सेदार है इतिहास में। तो ऐसा नहीं कि यदि चीन उसको आगे बढ़ाना चाहता है, काउंटर व्यू है आपका इनकी इसको आगे बढ़ाए तो हम उसके ऊपर सवार होकर जाने वाले हैं, ऐसा नहीं है। जो समुद्री मार्ग से नहीं, बिल्कुल ऐसा, ये दरअसल में समुद्र एक है। समुद्र के अंदर रूट्स भी एक ही हैं एक तरह से, और हर कोई उसको इस्तेमाल कर सकता है। जाहिर है कि हम्बनटोटा पोर्ट अगर बने तो उपयोग सिर्फ चीनी जहाज नहीं करेंगे, और भी जो जहाज हैं वो उसका इस्तेमाल, उसका फायदा उठा सकते हैं। तो लेकिन जो मैं इस बात को जो शुरुआती बात से जोड़ना चाहूंगा कि ये हकीकत है। ये अलग बात है कि इस पैनल में हम लोग उस मैरीटाइम सिल्क रूट को शक की नजर से नहीं देख रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो इस चीज को शक की नजर से देख रहे हैं, जो समझते हैं कि मैंने हम्बनटोटा पोर्ट बना है तो कहीं ना कहीं ये हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। अगर चाइना ये सिल्क रूट की बात कर रहा है तो हिंदुस्तान को घेराबंदी की बात, हिंदुस्तान को घेरा जा रहा है, इनसर्कल कंटेन किया जा रहा है। तो ये सब गलत बातें हैं, और ये एक कमजोर एक माइंडसेट का एक मिसाल है। इसलिए हमने कहा कि हम हिंदुस्तान को कॉन्फिडेंस के साथ, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ डील करना चाहिए चाइना के साथ। अगर और सिल्क रूट की अगर बात हो रही है, हिंदुस्तान इंडियन ओशन का एक तरह से सबसे प्रमुख देश है अगर आप ज्योग्राफिया की बात करें, और जो समुद्र के अंदर जो मसाइल खड़े होते हैं पायरेसी की, आप जो सारी इंडियन ओशन में एक प्रॉब्लम है, खासतौर पे जो अरेबियन सी वगैरह में, वहां पे हिंदुस्तान, भारत की नेवी का एक बहुत अहम रोल है इस चीज के खिलाफ लड़ने के लिए। तो नरेंद्र मोदी भारतीय बंदरगाहों को मजबूत करने की बात अपने तरीके से तो कर ही रहे हैं। नहीं, ये तो अवश्य ये होना चाहिए, क्योंकि दरअसल में पोर्ट सेक्टर भारत का एक निगलेक्टेड सेक्टर रहा है, और आधुनिकीकरण जो शुरू हुई, इसको भी सिर्फ एक प्राइवेटाइजेशन के तौर पे सोचा गया है, बजाय इसके कि किस तरह से इसको पूरी तरह से स्ट्रेंथन किया जाए।